चलिए, गुड इवनिंग, वेलकम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका कल पेपर होगा ऑनलाइन, जिसे हमने बताया था। ये एग्जाम्स हैं आपके। और फर्स्ट एग्जाम उसका आपका हो चुका है, BCOS 183, कंप्यूटर एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस का पेपर हो चुका है। अब आपका जो सेकंड पेपर है वो है आपका 23 सितंबर को। और कौन सा एग्जाम है वो आपका BCOC 131 का आपका ये पेपर है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब एक और चीज सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपका कैलकुलेटर को लेकर के है, ठीक है। तो वो कैलकुलेटर नॉट अलाउड यूज एग्जामिनेशन अनलेस अदरवाइज परमिटेड थ्रू द क्वेश्चन पेपर। अगर फिनेंशियल अकाउंट के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ लिखा है तो वो अलाउ कर देंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। आपका कोई कोई भी क्वेश्चन है वो आप प्लीज कमेंट में कर दीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो। और अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और कुछ कंसेप्ट की बात करूंगा मैं आपको। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर करने की, ठीक है। इग्नू का पेपर जो नॉर्मली जो पेपर होता है, एक्चुअली दो तरह के पेपर होते हैं, एक ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग और एक होता है ऑनलाइन। OL मतलब ऑनलाइन और ODL मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। और दोनों ही बीकॉम है, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स है, और सब्जेक्ट सेम है। और थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, पेन पेपर मोड में आपका जैसे एग्जाम में यहाँ पे लिखा है पेन पेपर मोड में ये भी होंगे। और बट इसमें आपको कुछ MCQ भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे उसकी, तो आपको शायद अभी जो पीछे पेपर आया है आपका, उसमें आपके 20 मार्क्स, 1 1 मार्क्स के MCQ थे। फिर नेक्स्ट तीन सॉरी उसके बाद क्या था आपका, 20 क्वेश्चन 1 मार्क के थे। फिर आपके 10 क्वेश्चन थे वो 3 3 मार्क्स के थे। फिर आपके अगेन 10 क्वेश्चन थे वो 5 मार्क्स के थे। इस तरीके से आपका ये 20 मार्क्स का बना, और ये आपका 30 मार्क्स का बना, और ये आपका 50 मार्क्स का बना, ठीक है। तो टोटल आपका कितने मार्क्स का बना, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स, सॉरी, 100 ठीक है। तो 100 मार्क्स का पेपर ऐसे बना, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन को थे सिर्फ 1 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। अब अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स में भी छोटे कंसेप्ट पूछने की ज्यादा चांसेस हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, MCQ पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ बात करनी है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, आप म्यूट कर लिए। और जो भी आपको पूछना है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे मैं बड़े क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ छोटी छोटी चीजें कराऊंगा, ताकि वो चीजें एग्जाम में आने वाली चीजें ही हों, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। चलिए, पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस के बाद हम बात करेंगे कि टोटल बुक की यूनिट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले में क्या पढ़ेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंटिंग के प्रोसेस और रूल्स पढ़ेंगे। फिर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंड लेजर। म्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ जी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस और डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमने करनी है, डेप्रिसिएशन वगैरह भी सारा में थ्योरी ही देखो, मैंने इसलिए वो सारी चीज बताया था कितने कितने मार्क्स है, यानी कि 20 मार्क्स का MCQ है, और फिर 10 मार्क्स के 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 मार्क्स में भी कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो MCQ प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, MCQ भी आएगा, और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के भी हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ये जो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, हायर परचेज, ये आपको पूरा सिलेबस है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो ये सारा कुछ है आपके सिलेबस में। आइए लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं पहला यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। देन हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स, फिर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो फिर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी है ना, नीड फॉर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग की नीड कोई बता सकता है कोई पॉइंट्स में, कि अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। जी, ऑब्जेक्टिव्स में हम पहली बात करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। मैं फास्ट फॉरवर्ड में सिर्फ आपको पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, जो आपको MCQ में हेल्प करेगा, और शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे उसमें हेल्प करेगा। तो आपको मैं जो हेल्प करना चाह रहा हूँ, जो शॉर्ट आंसर टाइप में जो होता है उसमें हेल्प करेंगे, और MCQ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो भी हमारा ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, याद होगा आपको, अकाउंट्स में बहुत सारे, बिजनेस के अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शंस होते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब लेन-देन होता है, घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अकाउंट के थ्रू होता है। तो ये पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, असर्टेन नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब होता है अल्टीमेट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, यूट्यूब का ये मैंने बिज़नेस लिया, मैंने कुछ खर्चे किए, इंटरनेट का रिचार्ज करवाया और ये सारी क्लास दी और फिर मेरे को यूट्यूब से कुछ पैसा मिलेगा, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। अब बताओ अल्टीमेटली देखना है ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये मुझे कैसे पता चलेगा बताओ आप? तो ये कैसे पता चलेगा जब तक मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाऊँगा, बैलेंस शीट नहीं बनाऊँगा, अपने खर्चों को जोड़ूँगा नहीं और इनकम को दिखाऊँगा नहीं, तो दोनों जब इस तरीके से एक तरफ इनकम, एक तरफ ये सब करूँगा तभी तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो अकाउंटिंग का इसमें तो क्या मतलब निकल के आया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना टू असर्टेन नेट इफेक्ट दूसरे में आता है नेट इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस का नेट इफेक्ट निकालना ठीक है तीसरा क्या आता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बिजनेस की किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि इसका नेट फ्लो कैसा है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा चल रहा है बिज़नेस घाटे में है, लॉस में है, या प्रॉफिट मेकिंग है या फिर कुछ अच्छे से प्रॉफिट कर भी रही है या फिर ऐसे ही आने वाले फ्यूचर में इसका डेट कैसा है ना? नेट वर्थ कितनी है इसकी, ये सारी चीज़ें। तो आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिट के बारे में और एक और चौथा ऑब्जेक्टिव्स भी है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। यहाँ से एक और क्वेश्चन नया निकल के आता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? तो 4 ऑब्जेक्टिव्स अगर अकाउंटिंग के क्या आते हैं, एक तो इसका सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, ठीक है? नेट इफेक्ट बताना, तीसरे में था आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताना और आपका चौथे में क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को देना। अब आप देख रहे हैं इसमें एक इंटरेस्टेड ये है, एक इंटरेस्टेड ये है, एक इंटरेस्टेड ये इंटरेस्टेड पार्टीज कौन से होते हैं? भाई इंटरेस्टेड पार्टीज बैंक होते हैं, ठीक है? क्रेडिटर्स होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, यानी कि जो आपके अकाउंट को जानना चाहते हैं। अगर मान लो मेरा कोई बिज़नेस है, ग्रेव अप स्किल्स के नाम से मेरा एक बिज़नेस है ना? पढ़ाने का। तो मेरे को कौन जानना चाहता है मेरे को? मेरे सप्लायर जानना चाहते हैं, मेरे क्रेडिटर जानना चाहते हैं, मेरे बैंकर्स जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट जानना चाहती है कि मेरे ऊपर कितना टैक्स लगेगा, टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। मैं बैंक में जाऊँगा तो बैंक जानना चाहते हैं, मैनेजमेंट यानी कि मेरे एम्प्लॉयी जानना चाहते हैं, मेरे शेयर होल्डर जानना चाहते हैं, तो वो सब उन सबको बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ बोलते हैं। याद है? तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ डेफिनिशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो है अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या कहता है याद है आपको किसी को कि अकाउंटिंग एज एन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू परमिट द इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स और इन्फॉर्म तो ये अकाउंटिंग ये डेफिनेशन इन्होंने दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइन अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेशन तो इस तरीके से डेफिनेशन इसमें अकाउंटिंग की लिखी गई है ठीक है तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? और मेरी कोशिश थी कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में लाइव करने का बट स्टूडेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि हम इस तरीके से ज़ूम पर अभी कुछ स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट हैं, आप भी अगर मेरे साथ ज़ूम पे कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर येस या नो कुछ भी लिख देना। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम इस तरीके से जो अभी लाइव चल रहे हैं हमारी क्लास, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी अकाउंटिंग की यूज़र्स हाँ, मैं अभी पीछे अभी गया था ना पॉइंट कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो कौन-कौन से बताए थे अभी? देखो एक यूज़र्स होते हैं प्रेजेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज़ कंपेयर यूज़र ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स तो यहाँ पे यूज़र्स कन्फ्यूज़ कर रखा है। यूज़र्स यूज़ ऑफ फाइनेंशियल यहाँ पे यूज़ या तो यूज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कहाँ-कहाँ यूज़ होता है वो? और अच्छा ओनर्स अब आ गए ओनर्स कौन-कौन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन-कौन यूज़ करता है? ओनर्स यूज़ करते हैं, मैनेजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? और कौन-कौन यूज़ करते हैं? लेंडर्स यानी कि जो आपको पैसा देते हैं उधार में वो लोग, क्रेडिटर्स लोग जो आपको उधार में पैसा सामान बेचते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टर यानी कि जो आप पे पैसा लगाते हैं आपके बिज़नेस में, ठीक है? और हो गए इन्वेस्टर्स के बाद टैक्स अथॉरिटीज़ हो गए और एम्प्लॉइज़ वगैरह भी हो गए, उनको भी अकाउंटिंग देखना होता है। मान लो अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में मुझे दिखेगा कि हाँ, यहाँ कंपनी में काम करने से अच्छी सैलरी मिलेगी क्योंकि भविष्य इसका अच्छा है, तो ही तो ज़्यादा एम्प्लॉयी रुकेंगे वहाँ पे, ठीक है? तो वो सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट ये मैंने आपको बताया था। इसमें कॉम्पिटिटर्स आते हैं
रेटिंग एजेंसीज आती हैं, जनरल पब्लिक आता है, यूनियन आता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट आता है, कस्टमर्स आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैनेजमेंट, ये सारे आपके यूजर्स हो गए, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू आए तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बता सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अकाउंटिंग नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक तो फाइनेंशियल हो गया, एक मैनेजमेंट। अच्छा, एक्चुअली अकाउंटिंग को डिवाइड करना चाह रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरीके से अगर डिवाइड करोगे तो बहुत तरीके से हम अकाउंटिंग को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है। तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट से ही रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग या प्लानिंग और बाकी अकाउंटिंग भी होती है, जैसे कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी एक तरीके की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जो अभी डिटेल कर रहे थे, वो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल से रिलेटेड डिसीजन लेना, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि ओनली कॉस्ट के बारे में ध्यान रखना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आएगा, एचआर के बारे में बात करना, सैलरी कैलकुलेट करना किसी की, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, यानी कि उसमें देखना कि कहाँ पे हमारा बेस्ट डिसीजन क्या होगा, वो मैनेजमेंट लेते हैं, है ना। कोई दो चीजों के बीच में कोई ऑप्शन लेना है, सारा मैनेजमेंट। फाइनेंशियल से रिलेटेड का मतलब इसमें फाइनेंशियल सारी चीज आती है, यानी कोई असेट परचेज करना है, कोई हमें लोन लेना है, डेट लेना है, डिबेंचर इशू करना है या शेयर इशू करें, है ना, प्रीमियम हम इक्विटी शेयर इशू करें या प्रेफरेंस शेयर इशू करें, है ना, सारी चीज डिसीजन मैटर करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। तो वो सारा चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और भी ज्यादा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो इसको, इसमें एक दो चीज और ऐड कर सकते हैं हम, टैक्स अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होती है, यानी कि एक ऐसी अकाउंटिंग जो सिर्फ टैक्स के ऊपर काम करती है कि हमारे ऊपर कितना जीएसटी का बर्डन लगेगा, इस तरीके से और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात हो गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, और ब्रांचेस ब्रांचेस समझ में आ गया ना आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस करने की बात आएगी, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो यूज ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर के लिए होता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, हमें बाहर किसी को जवाब नहीं देना है, अपने लिए होता है। हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव होता है, मैनेजमेंट मतलब आगे के लिए होता है हमेशा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा पीछे से, पास्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये सारी कुछ डिफरेंस है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आगे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो ये सारी थ्योरी हो गया, है ना। बेसिकली कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो एंटिटी कंसेप्ट में डिटेल में नहीं जा पाऊंगा आज, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिक कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, है ना, रियलाइजेशन कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, ये सारी चीजें कंसेप्ट हैं। तो ये इनमें से एमसीक्यू में जरूर आ सकता है कोई, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब अकाउंटिंग के काम कब भी करो तो एक जैसा ही हमेशा करते रहना चाहिए। कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं तो हमें प्रॉफिट को जल्दी नहीं मानना चाहिए, लॉस को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, मटेरियलिटी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखते हैं, फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। ये सारे कुछ चीजें हैं जो आपके बुक में है, इग्नू की जो बुक है आपकी बीसीओसी, अभी हम कर रहे हैं बीसीओसी 131, तो उसी में से सारा चीज है। लेकिन हाँ, अब आपका जो पेपर होगा यानी कि 23 सितंबर को जो पेपर है, उसके अंदर कुछ एमसीक्यू भी हो सकता है और कुछ आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। और भी हम बात करें व्हाट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा, डबल एंट्री के बारे में बात करेंगे तो चलिए, चलिए एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री के बारे में बात करेंगे, तो एक बार आप देख लीजिएगा सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेज है, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, है ना। बेटर है कि मैं भी आपको दिखाऊं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, एक बार इसको कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करवाएं एक बार आपसे, ठीक है। तो पहले में आपका क्या आएगा, अ पर्सन हु ओज मनी इन टू द फर्म, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेटर बोलते हैं, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक इस तरीके से आपके एमसीक्यू आएंगे कि डेटर बोलते हैं। सेकंड क्या है, अ पर्सन टू whom द फर्म ओज मनी, यानी कि जिसको फर्म को जिसको लेना है, तो वो क्या जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जिससे फर्म ने लिया है, ठीक है। तो दोनों में ऊपर में डेटर, नीचे क्रेडिटर, ये क्या है, ऑल आर्टिकल्स दैट आर परचेज फॉर रीसेल, यानी रीसेल के लिए खरीदा है, आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। कोई असेट्स या फर्नीचर नहीं बोलेंगे, अगर हमने कोई बाहर दोबारा बेचने के लिए खरीदा है तो उसको हम बोलेंगे गुड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ये। इसके बारे में बात करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट, क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग मशीनरी क्या होता है, इनको हम बोलते हैं असेट्स, लैंड बिल्डिंग। अभी उससे पहले गया था, यानी कि ऐसा जो ऐसे ऐसी चीजें जो हमने रीसेल के लिए खरीदा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम गुड्स बोलते हैं। तो ऐसे वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई इसमें घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए,
ठीक है? या ये जो चीज़ें हैं, ये आ जाए, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं कि आपको उसमें बताने हैं। चलिए, आइए यूनिट 1 ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, अब हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। जी, कुछ हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जान लेना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं एक्चुअली, उनके बीच में जानना है कि वो कैसे काम करते हैं, मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम और बिज़नेस इनकम को कैसे एक जैसा दिखाते हैं, वो ध्यान रखना है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना है कि सर्व्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते क्या हैं? सर्व एज़ अ गाइड टू अकाउंटेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो पूरे अकाउंट को गाइड करते हैं। कि भई ऐसे-ऐसे काम करना है। कोई भी अकाउंटेंट कोई के पास कुछ ऐसा चीज़ तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो काम कर सके, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? एक्ट एज़ डायरेक्टर की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज़ सर्विस प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज़ हार्मोनाइज़ की तरह एक्ट करता है। तो ये सारे अकाउंटिंग के वो हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फंक्शंस कह सकते हो या ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, ठीक है? बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो स्टैंडर्डाइज़्ड अकाउंटिंग, है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने से सब एक जैसा ही काम करते हैं। मान लो दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, ये सब अलग-अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। एक जैसे अकाउंटिंग कब करेंगे? जब तक कोई एक ऐसा फॉर्मेट हो जो उस फॉर्मेट को सब फॉलो करे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 है ना? हर चीज़ का एक फॉर्मेट होगा तभी तो सब लोग मानेंगे उसको। रूल्स, रेगुलेशंस, डेप्रिसिएशन के रूल, इनकम टैक्स के रूल तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम प्राइवेट रेगुलेशंस वगैरह कर सकते हैं हम, है ना? इंटरनेशनल अच्छा अब एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ गए हैं, ठीक है? प्रोसीजर फॉर इश्यूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये थोड़ा-सा प्रोसीजर है, इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ड्राफ्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हो गया, एनालाइजिंग द ड्राफ्ट ये स्किप कर दीजिए, सर्कुलेशंस ऑफ ड्राफ्ट ये भी स्किप कर दीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये सारी चीज़ें बातें इसमें आती हैं, ठीक है? इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है? तो और हम बात करेंगे हुँ, फाइनलाइज़िंग तो ये सारा प्रोसेस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेटअप करने का, ठीक है? करंटली प्रिवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर तो वैसे भी अब बात करेंगे ना इंडी एएस भी आ चुका है, लेकिन फिर भी हम जो पुराने बात एएस की बात करेंगे तो एएस 1 क्या कहता है? डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसमें बात करता है, 3 क्या बात करता है, 4 तो 3 याद रख लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, है ना? स्टॉक या गुड्स के बारे में बात किसमें करते हैं? एएस2 में बात करते हैं। एएस2 में पूरी मेथड लिखे गए हैं कि जो हम बात करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट फीफो मेथड, लिफो मेथड है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? तो ये सारी बातें किसमें लिखी गई है? एएस2 में लिखी गई है। एएस1 में क्या होता है? सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम सबको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें हम फर्स्ट में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड में अकाउंटिंग इन्वेंटरीज़ के बारे में बात की गई है, थर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। कंटीजेंसी इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंसिंग डेट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कवर है, ठीक है? एएस 5 में क्या कवर है? नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम के बारे में बात करी गई है, चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात की है। एएस 6 डिलीट हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया। एएस 6 बेसिकली ये था आपका वो डिलीट हो गया है, ठीक है? एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है, ठीक है? अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है? और हम बात करेंगे तो एएस9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हुआ। प्रॉफिट 3 तरीके से होती है, तो रॉयल्टी मिल गई हमें, या तो प्रॉफिट मिल गया या फिर रेंट इनकम, रेंटल इनकम जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट मिल गया कहीं से, तो बहुत तरीके के रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू बहुत तरीके से इनकम कोई अर्न कोई भी बिज़नेस इंटरेस्ट का अर्न कर सकता है, रॉयल्टी अर्न कर सकता है, रेंट अर्न कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें हैं। एएस10 भी मैंने यहाँ पे देखो हटा रखा है। एक्चुअली एएस10 में और यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा एएस6 यहाँ पे एएस6 मिस है और यहाँ पे क्या मिस है एएस10 मिस है। तो ये दोनों एएस पहले डेप्रिसिएशन का था और ये फिक्स असेट का था। तो डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट मर्ज होके क्या बन गए? नया जो आया है एएस 2013 में आया है शायद 2013 ये नया एक्ट आया है ना कंपनी एक्ट। इसके बाद जो नया आया है वो आया है पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या बोलते हैं इसको हम? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एएस10 है ये। तो ये पूरा कंप्लीटली एक नया एएस10 है। एएस10 ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिलेटेड है, ठीक है? इसमें डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट दोनों मर्ज हो गए हैं। और बाकी आप देख लीजिए एक बार जल्दी से और ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। ये एएस कवर है सारा इसमें, ठीक है? तो डिफाइंड अकाउंटिंग देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिफाइंड टर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताओ। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गिव एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये चीज़ें इसमें कवर होंगी, ठीक है? ये है और आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात किया गया है और कन्वर्जेशन एफआई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में बात किया गया है और
चैलेंजेस के बारे में बात किया गया है। एक बार आप इसको पॉज़ कर करके ना कहीं भी से पढ़ सकते हो। इंडीएस और इंटरनेशनल के बारे में दोनों में डिफरेंस किया गया है, ठीक है? यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडीएस दोनों में डिफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कहीं भी, जैसे आपने देखा होगा कि पीछे भी आ चुका है। जनरल लेजर के बारे में बात करते हैं, यूनिट जनरल लेजर को लेकर के है, व्हाट इज़ जनरल और व्हाट इज़ फॉर्म, है ना? जनरल इस तरीके से होता है आपका, जनरल और लेजर इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है? जनरल एंट्री है बेसिकली सिंपल स्टेप्स के बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज ऑफ सेल, है ना? कोई आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी है, उसके बारे में आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन है, आपको उसका आंसर आपको इसमें जनरल एंट्री करनी है। चलिए आगे के हम यूनिट नेक्स्ट उसमें वीडियो में बाकी के कुछ यूनिट्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।